2005 में मेरे को पैकेज भी अच्छा मिल गया था। तो मुझे याद है 4 साढ़े 4 लाख का पैकेज था। तो उसमें घरवालों को लगा इसको इतना पैसा मिल गया, मतलब कि इट वाज़ बिग थिंग, मतलब कि आज के एक कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। हाँ, 21 साल की उम्र में लेट्स से आज के बच्चे को 25 लाख का पैकेज लग जाए। हाँ, पहला साल बिज़नेस का बड़ा टफ है। इनफैक्ट इनिशियल ईयर्स जॉब्स के ईज़ी रहते हैं, हाँ जी। बिज़नेस टफ होता है बट ईगोज़ बिल्कुल माइनस में जानी पड़ती है। नीचे ज़मीन पे थल्ले। थर्ड ईयर वी डिड ब्रेक इवन। फोर्थ ईयर वी क्रॉस 100 करोड्स। 4th ईयर हाँ, एंड वी पेड ऑल आवर लोन्स। तो फादर को बोला पापा ये रहा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा इंटरेस्ट अमाउंट, थैंक यू सो मच, आपने हमें सपोर्ट किया। जब ग्लोबली वैक्सीनेशन की शॉर्टेज थी, वैक्सीन की शॉर्टेज थी, तो इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जो लोगों को समझ में आया कि इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास कि हम ग्लोब को सप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ एवरी फिफ्थ मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज मेड इन इंडिया देखा जाए, और वैक्सीन की 60% सप्लाईज आर मेड इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल में लाइक हमें एक डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस, बिलीव मी। काफ़ी लोग इंडिया से, जो बाहर से लोग होते हैं, इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए, तो मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गया। हम यहाँ पे ज़्यादातर जेनेरिक्स ही बेचते हैं। R&D होती है बट वो ज़्यादातर न्यूट्रास्यूटिकल या उसमें कुछ होती है आयुर्वेदा में। फार्मा में ओरिजिनल पेटेंट्स बहुत कम मुझे ऐसे महसूस होता है। प्रोसेस पेटेंट ज़रूर रहते हैं बट वो बहुत कम रहते हैं। ये क्या वजह है कि ये क्या हमारे प्राइसेस कम होते हैं मेडिसिन की इस वजह से? प्रीत जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सुप्रीत, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फाइनली आपके साथ हम आपको ले आए हैं हमारे पॉडकास्ट पे। फाइनली यार वी मेट अगेन। Yes, it's always so nice to meet you. You have a transformed personality. This is what I can say. आपकी personality change होते ही जब से मैं आपसे मिलना शुरू हुआ हूँ, तो चाहे हम बिजनेस के लिए मिले थे, बट आपके साथ एक अलग सा एक कनेक्शन बन गया एंड आई फाइंड वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा है। यू बिकम वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। हाँ, लास्ट 2-3 साल से तो ज़्यादा हो गया, मेरे को खुद को लगता है। इनफैक्ट मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू बाबा जी ना बन जाइए। तो ठीक है, इट इज़ ओके, आई एम लविंग इट। सो लाइक ए चिल और कूल बाबा। हाँ, दैट इज़ चिल एंड इंटेलेक्चुअल आल्सो, ऐसा नहीं है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस आल्सो, हैंड्स ऑन इनटू बिज़नेस आल्सो। बिकॉज आई सी योर वीडियोज एज वेल, तो आप उसमें इंफॉर्मेशन भी जो शेयर करते हैं वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होती है। तो आप मैं जानना चाहूँगा जो पुनीत बांसल है कौन एग्जैक्टली? ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने का, बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन एज यू सेड। तो जर्नी स्टार्टेड वे लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज जस्ट अ नॉर्मल, लाइक आई वाज वेरी गुड विद एकेडमिक्स। अगर मैं बोलूँ आपको तो आई वाज वेरी गुड विद नंबर्स, शायद बनिया था। यू आर अ चार्टर्ड हाँ, अकाउंटेंट। तो बनिया था। कम्युनिटी में हमेशा ही पापा हमेशा नंबर्स की बात करते थे, तो हमेशा मैथ्स में से 100 आउट ऑफ 100 आने हैं। अगर एक नंबर भी कम आया तो क्यों आया? 100 आउट ऑफ 100? हाँ, हाँ। तो एक बारी मेरी हैंडराइटिंग का मुझे आज भी याद है, 8th क्लास की बात है। तो मेरे को 98.5 उससे नंबर दे दी टीचर ने। तो उसने, मैंने कहा मैथ्स में हैंडराइटिंग में कौन नंबर काटता है? तो कहते नहीं, आपने स्टेप भी मिस किया। मैंने कहा मतलब कि आंसर तो सही था। तो जो टॉपर थी वो लड़की थी, उसके 99 थे। मैंने कहा नहीं, मेरे 100 है, ये आपने काटे कैसे? दिस नॉट वैलिड। हमने चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया और ठीक है, इट इज़ ओके, वो तो बचपन की गेम थी। और आप सिर्फ वो उस कैटेगरी में थे कि जिसकी वजह से हमें बहुत डांट पिटती थी कि यार सीखो कुछ कि इन्ने नंबर ले आंदे ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं पढ़ते इतना? हमारे एक्चुअली बनियों में ये बोलता था, कुछ भी हो जाए, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाओ, बट मैथ्स में तो आपको पूरे नंबर चाहिए। दैट वाज हाउ इट इज़। मैथ गणित बहुत अच्छा होता है हाँ, सर। गणित बनियों में ज़्यादा होता है, स्पेशली बिजनेस फैमिलीज। तो शायद शुरू से ऐसे था। हमारी एक मेरे एल्डर ब्रदर भी, एल्डर सिस्टर भी, उनका भी मैथ्स अच्छा था। तो बट एंड आई यूज टू टीच मैथ्स इन टर्म्स ऑफ, मुझे बड़ा शौक था उसके, मतलब कि अब तो चलो बहुत पुरानी बात होगी, आप कोई भी टेबल सुन लो 1 से लेकर 100 तक, आई कैन टेल यू बस जस्ट इन अ सेकेंड। और उस तो किया हुआ है बहुत कुछ। तो जो चीज़ आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो शौक होता है। मुझे लोग कहते थे कि यू विल बिकम अ मैथमेटिशियन, क्योंकि उस समय तो करियर डिसाइड नहीं होता, बट जर्नी कई बार कहीं और ले जाती है। तो जैसे यू वर ग्रेट इन एकेडमिक्स, हाँ, तो कभी ध्यान था कि प्रोफेसर या मतलब आप रिसर्च में या इन चीज़ों में जाओगे, या यही था कि ये इसलिए करना है कि बिजनेस करना है बाद में? नहीं ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था, इट वाज नेचुरल, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया था, शौक था। तो एक वैदिक मैथमेटिक्स की बुक आती थी उस समय, जो इंजीनियर्स को पढ़ाते थे, क्योंकि बट वो मैंने पढ़नी शुरू की तो ऐसे मुझे वैसे ही। यस यस। तो उस समय इंटरनेट नहीं होता था, तो हाँ सब कुछ ही।
तो आई यूज टू रीड लॉट ऑफ बुक्स अबाउट इट एंड बट मेरी जर्नी 10th के बाद चेंज हो गई बिकॉज 10th में कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भी थी, लाइफ में हो जाती है, आपको पता है, व्हेन यू आर अ टीनेजर। एंड मेरे जितने भी आई गॉट प्री बोर्ड्स में, मुझे याद है आई गॉट 92% प्री बोर्ड में 90 10th में। आज के 10th की बात नहीं कह रहा, उस समय प्री बोर्ड में टॉपर, प्री बोर्ड्स में 92 हमसे पूछे मतलब क्योंकि हमें अगर और आपको पता है मेरे फाइनल में कितने आए? आप सोच नहीं सकते, 78% ओनली इन 10th इन 10th। प्री बोर्ड में 92, बिकॉज वो 3 महीने मैंने पढ़ाई नहीं की दे उधर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो जिसको घूमने फिरने का शौक था, तो डिस्ट्रैक्शन थी जर्नी में, तो फोकस ही नहीं था पढ़ाई पे। तो एकदम से टीचर को लगता था टॉपर मटेरियल है, बट एकदम से हाँ 90 प्लस को तो टॉपर ही होता है उस समय। नहीं, तो मैथ्स में अलग ही, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए, बट कहीं ना कहीं वो पढ़ाई नहीं की 3 महीने। कौन से स्कूल से आपकी? भवन विद्यालय चंडीगढ़। सेक्टर तो 27। हाँ, प्री नर्सरी से लेकर 12th तक मैंने भवन विद्यालय की है। तो ज़्यादा कोई डायनामिक चीज़ें नहीं थी, बस उसी सर्कल में पढ़े रहे। इनफैक्ट जो मेरे फादर है, हमारे पहले 26 में 26 में शॉप होती थी, तो मेरा घर बहुत बिल्कुल पास था, तो एडमिशन वहीं पे करा दी थी। फिर हम पंचकुला शिफ्ट हो गए। तो आपके जो फादर थे उनका पहले एडिबल ऑयल्स का हाँ, उनका एडिबल ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का सेटअप था। तो उस समय आई वाज लाइक, मैंने कॉमर्स चूज़ कर लिया बिकॉज उस समय कॉमर्स वो एवरेज क्लास लोगों के लिए थी। इनफैक्ट मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए, क्योंकि सर्कल चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मेरे पढ़ाई वाले लोग थे, पढ़ाकू लोग थे, वो तो चले गए इंजीनियरिंग में, अभी साइंस में। 10th के बाद आपको चूज करने होते सब्जेक्ट। हाँ, तो फिर मैंने कॉमर्स चूज़ किया। फिर काफ़ी सारे बच्चे आए जो कि दूसरे कॉलेज स्कूल से आए, और उसमें क्या था कि मेरी हाइट भी छोटी थी और वो बड़े बड़े थे, हैवी वेट एंड काइंड ऑफ अ थिंग। तो आई गॉट सम काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इन 11th +1 में कि यार, और उस समय मेरे मदर वॉज फाइटिंग कैंसर, थ्रोट कैंसर। तो एक लाइफ का एक बड़ा सा टफ सा सिचुएशन था, प्लस जो 11th का था फेज था। एक साल मुझे ना, आई हैड टू फाइट माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया था, बिकॉज हाइट भी नहीं थी, मेरी फिजिक भी नहीं थी, और आई बिकेम बुलीड बाय माई फ्रेंड्स। और एक्चुअली मुझे खुद को ही था, वो सेल्फ टॉक होती है ना। तो +1 में मुझे लगा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो नाउ हियर आई एम। अभी आपको मिलते होंगे पुराने दोस्त एंड दे मस्ट बी टॉकिंग, बात करते हाँ, होंगे करते हैं स्टिल। हालांकि देखो, दोस्ती में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सक्सेस बना रहा है नहीं बना रहा है। इट इज़ मोर अबाउट कि वो दिन याद करते हैं, हंसी आती है। तो थैंकफुली आई है, मतलब कि मेरी एल्डर सिस्टर है, तो वो मेरे लिए, मतलब कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी लोगों की फर्स्ट लव क्या होता है नॉर्मली? मदर, इन टर्म्स ऑफ कि योर फर्स्ट लव इज़ योर मदर। माई फर्स्ट लव इज़ माई एल्डर सिस्टर। तो मेरे उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। तो उसने मुझे, शी वॉज वेरी मैच्योर उस समय, क्योंकि मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया है। एंड देन शी टुक केयर ऑफ थिंग्स, एंड देन आई चोज कॉमर्स। एंड मैं अपने क्लासमेट्स को पढ़ाता था, क्योंकि जो समझदार, जो वैसे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, नंबर तो उनको आते नहीं थे, तो कि वो आते थे एग्जाम से 2 दिन पहले कि भाई पास करा दे, हाथ जोड़ के विनती है। तो फिर मसीहा थे। हाँ हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे आज भी कहते हैं कि भाई अगर तू ना होता तो मैं फ्लंक था। फिर ऐसे ना, ऐसे दोस्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि पर्सनली मैं 10th तक आई वाज वेरी गुड एकेडमिकली, इवन +2 तक था, और कॉलेज में जाके थोड़ा सा ऐसा था। बट हाँ, ये ज़रूर होता था कि कुछ ऐसे दोस्त थे जो एंड में, जिनके नोट्स पूरे होते थे हमेशा, असाइनमेंट्स पूरी होती थी उनकी, तो जिस वजह से हेल्प होती थी। बट अगेन यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम being bullied or having complexes in grade 11 to running one of India's one of biggest contract manufacturing pharmaceutical companies, Theon Pharmaceuticals. तो ये जो जर्नी है, ये एक बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। पर्सनली मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ आपसे, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इलेबोरेटली बताएं सो दैट पीपल कैन लर्न एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम योर जर्नी, एंड कुछ भी हो सकता है उस हिसाब से। बिल्कुल सही है। तो +1 के बाद +2 में जब मैंने कॉमर्स में लाइन में मैं बहुत अच्छा था, तो आई गॉट 98 नंबर्स इन अकाउंटिंग। तो आई वाज लाइक, अच्छा कॉमर्स में अच्छा किया, तो मैंने सीए चूज़ किया। तो सीए फाउंडेशन होती थी, तो आई, मतलब कि उस समय हमें सीए फाउंडेशन में आई गॉट अ 37th रैंक ऑल ओवर इंडिया, एंड आई वाज द फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन चंडीगढ़, सॉरी। सो मुझे एकदम से लगा यार मैं कर सकता हूँ। सो आई गॉट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार, बल्कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, आई जस्ट
वॉक इन लाइक दिस कि चलो यार पेपर दे के आते हैं। So you're the one of the youngest CAs as well. हाँ, ये तो आई डिड सी एट अ वेरी यंग एज। तो मैंने सीए फाउंडेशन की, उसके बाद सीए इंटरव्यू दोनों ग्रुप्स किए डिस्टिंक्शन के साथ, फिर सीए फाइनल दोनों ग्रुप्स निकाल दिए। तो हमारा सर्कल भी, फ्रेंड सर्कल भी बड़ा अच्छा था। तो काफ़ी सारे दोस्त उस सर्कल में से फर्स्ट टाइम सीए उन्होंने इकट्ठे एक ही बार में कर दी। ये किस साल की बात है सर? तो मैंने सीए 2005 में क्वालिफाई किया है, मई 2005। तो मैंने 2001 में सीए शुरू की थी, और मतलब कि 12th के साथ, एंड 2005 में सीए बन गया। तो 4.5 ईयर्स में आई वाज सीए। सो तो उसके बाद जब मैंने सीए की ना, तो मुझे ना एकदम से अटेंशन मिलनी शुरू हो गई घर वालों से भी। इनफैक्ट मैं अपने घर में सबसे छोटा था। वैलिडेशन हो जाती है। हाँ, तो मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरा बड़ा ब्रदर है। तो मजाक मजाक में बोलते हैं कई बारी, घर में भी बोलते हैं कि तू तो फालतू है, तो तीसरा आ गया, ये भी नहीं था। तो कई बार मजाक मजाक में बोलते हैं You're the youngest of the siblings. यंगेस्ट। तो या फिर तो यंगेस्ट वन वाला वाज द मोस्ट पैम्पर्ड वन और इज द मोस्ट इग्नोर वन। तो मैं इग्नोर्ड वाली साइड पे था, मुझे लगता था। क्योंकि शायद मुझे ना बचपन में कई बारी सिस्टर की कोई बुक्स मिल गई, और हर साल वो सब्जेक्ट चेंज होता था। तो मुझे लगता था यार मुझे पुरानी चीज़ें क्यों मिल रही है, भाई की साइकिल मिल गई। तो मुझे कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी, भाई के कपड़े भी आते हाँ होंगे। कपड़े भी आते थे। तो बहुत सारी इतनी चीज़ें थी, तो मुझे लगता था यार ये क्यों होता है मेरे साथ। तो मुझे हमेशा वो जो चीज़ किसी और की यूज़ हुई है वो मुझे क्यों मिल रही है। पर ठीक है, उस समय ऐसी थी कम्युनिटी की, बनिया कम्युनिटी में बोलते हैं, और सेव करो कि क्यों खर्चा करना है। बट तो 12th में जब मैंने सी कंप्लीट की, तो मेरे पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स मिलने आए। थैंक यू, मतलब थैंक्स गिविंग काइंड ऑफ थिंग कि यार आपके बेटे ने सीए किया है एंड बुके लेके आए। मैं कहा इतनी तो मेरे को कभी भी रिस्पेक्ट मिली नहीं। तो उसके बाद लाइफ में बहुत चेंजेस आए। दैट वाज वन बिग चेंज, वन ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट से पहले ना मुझे केपीएमजी में जॉब मिल गई। This is a big four. बिग फोर्स है, एंड उस समय ना, आज भी मेरे को सिर्फ 8 महीने जॉब की है। आई कैन टेल यू कि मैं केपीएमजी के बारे में 10 चीज़ें बताता हूँ जो केपीएमजी में 3 साल लगा चुके वो नहीं बता सकते। क्योंकि उसकी कंपनी का नाम केपीएमजी ग्लेनवेड पीट मार्कविक गॉडलर, लाइक दे आर 4 पार्टनर्स। बिकॉज ये फुल फॉर्म मुझे आज पता चली। हाँ, आज पता पता चली। और बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं आई विल टेल यू, लॉट ऑफ पीपल हु वर्क इन केपीएमजी फॉर 3 इयर्स, उनको नहीं पता होगी। और तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज वेरी क्यूरियस कि मुझे सीखना है। मुझे था कि जितना मर्जी काम करा लो। आई वॉज वेरी स्टूडियस। आई हैव सीन माई फादर वर्किंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 12 midnight। तो वर्क वॉज नेवर अ टेंशन फॉर मी। और उस समय 2005 में मेरे को पैकेज भी अच्छा मिल गया था। तो मुझे याद है 4-4.5 लाख का पैकेज था। तो उस समय घर वालों को लगा इसको इतना पैसा मिल गया, मतलब कि इट वॉज बिग थिंग। मतलब कि आज के, एक कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। हाँ 21 साल की उम्र में लेट से आज के बच्चे को 25 लाख का पैकेज लग जाए, हाँ, ठीक है, उस समय का। तो कहते हैं यार ये तो ठीक है। तो दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, दैट वाज स्मॉल बिगनिंग, बट इट इज़, उसमें बहुत सारी चीज़ें और आई, क्योंकि ऐसा नहीं है कितना आसान है। तो मैं बिग 4 में गया। मुझे आप मान के चलो 8 महीने के अंदर, मतलब कि 6 महीने के अंदर मुझे प्रमोशन मिल गई। बिकॉज आई वॉज लाइक, मे बी आई वॉज गुड विद थिंग्स, आई डोंट नो। जैसे you have always been good with numbers. हाँ, नंबर्स, तो उसमें नंबर्स एकदम ही क्लिक कर हाँ क्लिक, मतलब कि आई वॉज हैंड्स ऑन। इनफैक्ट मेरे जितने भी दोस्त हैं जो प्रैक्टिसिंग सीए भी थे, मैंने सीए कभी प्रैक्टिस नहीं की, जॉब की, उसके बाद अपना बिजनेस किया। वो मुझे 3-4 साल बाद पूछते थे कि यार इसके बारे में बताइए ना। मैं पूरा सेक्शन केस लॉ बता देता था कि ये सेक्शन है, बिकॉज आई वॉज सो हैंड्स ऑन इन थिंग्स उस समय। मैंने आपके ऑफिस में भी देखी है, साइड पे पूरी शेल्फ है जहाँ पे आपकी पूरी किताबें। अब तो मैं तो छोड़ आए हम वो गलियाँ। बट लोग कहते हैं सीए बड़ी मुश्किल है, बट मैं आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट आई वॉज सो हैंड्स ऑन कि मुझे कोई कहते हैं ना, आज चलो बात अलग है, बट आज से 5 साल पहले अगर आप मुझे सीए एग्जाम में बिठा दोगे ना, मैं पासिंग नंबर ले आऊँगा, और पासिंग नंबर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यू ऑलवेज बीन अपडेटेड। हाँ, मैंने बहुत अपग्रेड किया अपने आप को। तो इट वाज हैंड्स ऑन एवरीथिंग। तो फिर जब 8 महीने बाद मैंने जॉब छोड़ दी, एंड थैंकफुली आई एम अ सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन। तो रीजन क्या था, बिजनेस करना था इसलिए छोड़ दिया? तो बेसिकली मेरे को एक्सपोजर चाहिए था, कि- कि कॉर्पोरेट का एक्सपोजर। क्योंकि आपके फादर ऑलरेडी बिजनेस में थे। हाँ, तो उनका जो बिजनेस था इट वाज अ लाला काइंड सेटअप, एंड क्योंकि वहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं थी एडिबल ऑयल में, तो फादर साहब ने बोला कि यार देख, तूने क्या करना है लाइफ में? ना, मैंने बिजनेस ही करना है। तो उस समय ना हमारे पास एक लैंड थी हिमाचल में। तो फादर साहब ने बोला
कि वो लैंड की ना 3 टाइम्स प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। पहले हम रिफाइनरी लगाने की सोच रहे थे, अब छोड़ दी हमने। या फिर तो ऑप्शन नंबर 1 है कि वो लैंड बेच देते हैं, या फिर अगर तू बिज़नेस करने को तैयार है, तो वो फार्मास्यूटिकल का बहुत पैकेज आया है वहाँ पे, तभी प्राइस बढ़ गए। एंड मैंने कहा हाँ, हाँ, एक्साइज़ एंड इनकम टैक्स बोथ, एंड आई सेड हाँ, मुझे पता है बिकॉज़ बीइंग अ सीए आई नो कि इनकम टैक्स और एक्साइज़ का बेनिफिट है। सो कहते हैं या फिर तू मैं लैंड बेच देता हूँ, या फिर तू नौकरी छोड़ के आना चाहता है, तो मैं तेरे लिए सेटअप कर देता हूँ, पार्टनरशिप में काम करेंगे। मैंने कहा पापा फार्मा की नॉलेज हमें है ही नहीं। पापा कहते हैं बनिए लोग हैं, बिजनेस फैमिली से हैं, दुनिया कर रही तो हम भी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो माय फादर हैड कॉन्फिडेंस कि यार हम कर सकते हैं। एंड पार्टनरशिप में हमने, हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमने कभी इंडस्ट्री नहीं लगाई थी। पापा ने, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल, उससे पहले हमारा एडिबल का मैन्युफैक्चरिंग था, बट वो इट वाज अ प्रोसेसिंग प्लांट। बट दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो कि इतनी रेगुलेशंस में है और इतना टफ है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैंने फार्मा की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा मैं तो इतनी मोटी-मोटी किताबें, जैसे सीए की किताबें पढ़ी थी, मैंने फार्मा की किताबें लेनी शुरू की और पढ़ना शुरू किया। और आपको पता है कितना टेक्निकल लाइन है सो वेरी कि आप उसके सॉल्ट के नाम भी नहीं बता सकते। बल्कि काफ़ी ऐसे लोग हैं, आज भी मैं सारे सॉल्ट के नाम नहीं बता सकता, बट जिनको सॉल्ट के नाम ही नहीं पता, क्योंकि इट इज़ सो टफ। हाँ तो मैंने ठीक है, शुरू करते हैं। 2006 में मैं वापस आया चंडीगढ़ में। थैंकफुली वी हैड गॉट वेरी गुड पार्टनर्स। तो वो मार्केटिंग देखते थे, मैं फाइनेंस एंड ऑपरेशंस देखता था। फिर हमने प्लांट शुरू किया। पहले साल में तो हमें कुछ समझ नहीं आया, और जेब से पैसा जा ही रहा था। एवरी मंथ को सैलरीज देनी है, सब कुछ देनी है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन माई कंपनी टू रीच ऑफिस, बिकॉज मुझे गोल होता था कि मेरी फैक्ट्री यहाँ से 1.5 घंटे के रन पे है। तो अगर स्टाफ 9 बजे नालागढ़ पहुँचना है नालागढ़ में, तो 9 बजे स्टाफ पहुँचता है ना, मुझे पौने 9 पहुँचना है, 8:45। एंड इफ स्टाफ इज लिविंग एट 6 o'clock, आई विल लीव बाय 6:30। सो आई तो तो आप सिटिंग वही करते थे वहीं सिटिंग करते थे, तो कोई ऑफिस नहीं था यहाँ पे, वहीं जाते थे। तो आई यूज टू रीच बाय 8:45 एंड आई यूज टू लीव बाय 6:15। तो इट वॉज टोटली 12 घंटे, उसके बाद भी घर पे आके काम करना। बट पहले साल तो हमने उसको बड़ा प्रोफेशनलिज्म तरीके से चलाया, बट ग्रोथ नहीं थी। मेरे फादर, मतलब कि इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा लगा यार ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि यार कि इतना बड़ा प्लान डाल दिया, नॉलेज नहीं है, ईएमआईज पे कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए और फादर से सपोर्ट मांगा, पापा थोड़ा सा पैसा और लगेगा। पापा कहते तुम तो पैसा मांगते रहते हो। मैंने कहा एक दिन आएगा हम पूरा पैसा वापस भी करेंगे, चिंता मत करो। तो आई हैड कॉन्फिडेंस, यस पापा का भी कॉन्फिडेंस था। तो उस समय मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एंड फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब और टोटली डिफरेंट। मुझे लोगों को बोलता हूँ कि जॉब इनिशियली ना, अगर आप अच्छी प्रोफाइल पे आते हो, ऑडिट प्रोफाइल पे, तो मेरे पास 2005 में ना गाड़ी पिक करने आती थी। हमने गुड़गांव में मेरा घर था, अपार्टमेंट लिया हुआ था हमने। तो और सारे आपको लंच में पूछा जाता था कि पिज़्ज़ा लोगे, मैकडॉनल्ड्स लोगे। हमारे लिए तो हम सोचा हम वी आर अराइव्ड कुछ अच्छी कंपनी में। यहाँ पे जब मैं एक फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस था, सब कुछ खुद करना है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, पियोन से सर कब आएंगे, टाइम ले दो। कोई वेंडर से प्लीज़ उधार दे दो हमें। किसी क्लाइंट के पास गए कि हमें बिजनेस चाहिए, तो हम मांग ही रहे हैं। और वहाँ पे अलग ही लेवल था। तो मतलब कि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि बिजनेस, मैं कहा भाई पहला साल बिजनेस का बड़ा टफ है। इनफैक्ट इनिशियल ईयर्स जॉब्स के ईजी रहते हैं, हाँ जी बिजनेस टफ होता है। बट ईगोज बिल्कुल माइनस में जानी पड़ती है नीचे जमीन पे थल्ले, तो बिजनेसमैन की ईगो नहीं हंसती। नहीं तो ईगो और बिजनेसमैन इकट्ठे नहीं चल सकते आई ऑलवेज से कि ईदर यू कैन हैव मनी और यू कैन हैव ईगो, यू कैन नॉट हैव बोथ। वेरी राइट दैट्स वेरी वेल सेड आपने सम कर दिया एक लाइन में तो फर्स्ट ईयर टफ था। सेकंड ईयर स्टार्टेड हैपनिंग, थिंग्स वर हैपनिंग। हम भी सीख रहे थे। हमने अपने आप को बहुत एफर्ट करके धीरे धीरे करके बिजनेस शुरू हुआ। माय पार्टनर ऑल्सो ही वॉज MBA, आई वॉज CA, तो ही वॉज गुड इन मार्केटिंग। तो उन्होंने बिजनेस जनरेशन शुरू किया, हमने ऑपरेशन शुरू किए। एंड बट एक चीज़ हमने हमेशा फोकस की, क्वालिटी, कि मेडिसिन वो हो जो हम खा सकते हैं खुद। और ये शुरू से नाम था। लोग ने बहुत पुश किया सस्ती में दवाई दो, सस्ती में, कहा सस्ती नहीं है, यही रेट है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और वो हमारा फंडा चल पड़ा, क्योंकि उस समय क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्वालिटी विल ऑब्वियसली पे इन लॉन्ग टर्म। बिकॉज मेरे फादर ने एडिबल ऑयल में हमेशा ही सिखाया कि कभी अंडर कटिंग करके माल नहीं बेचना, या फिर आप जैसे 1 लीटर की बॉटल है उसको 900 ग्राम 900 ml करके नहीं बेचना, उसमें मिलावट नहीं करनी। फादर के वैल्यू सिस्टम था, वो हमने कंटिन्यू रखा क्वालिटी को लेके, और थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। थर्ड ईयर वी डिड ब्रेक इवन। फोर्थ ईयर वी क्रॉस 100 crores। फोर्थ ईयर हाँ, एंड वी पेड ऑल आर लोन्स।
तो फादर को बोला पापा ये रहा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये रहा इंटरेस्ट अमाउंट, थैंक यू सो मच आपने हमें सपोर्ट किया। तो उस समय मुझे लगा मैंने एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया, क्योंकि फादर का हार्ड एंड मनी लगा हुआ था। तो मुझे बड़ी टेंशन थी, रात को नींद नहीं आती थी। बट थैंकफुली इट स्टार्टेड वर्किंग, बिकॉज हमने हार्ड वर्क भी किया एंड गॉड्स ग्रेस। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरा एफर्ट था, मेरे पार्टनर का एफर्ट था, सबका था। पापा ने भी बहुत सबने फैमिली में जितने भी लोग थे सब ने कोशिश की अपनी तरह से। एंड तब तक मेरी शादी हो गई थी 2008-9 में। मेरी वाइफ वॉज वेरी सपोर्टिव। तो अगर, क्योंकि नॉर्मली शादी के बाद लड़की की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हस्बैंड टाइम दे, बट मैंने नहीं टाइम दिया। मैंने उनको बोला मुझे 2-3 साल लगेंगे, मेरे को बिज़नेस करना है, मैं शायद अभी रेडी नहीं हूँ, बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव एंड थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग इन। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे पार्टनर्स की मेरे ब्रदर भी आ गए बिज़नेस में, मेरे पार्टनर के ब्रदर भी आ गए, वो एडिबल ऑयल का बिज़नेस छोटा और लगने लग गया। मेरे कज़न भी आ गए थे बीच में। तो वो धीरे धीरे करके हाँ, और फैमिली मेम्बर्स विद इन द फैमिली एंड पार्टनर्स आ गए। तो हमने बिज़नेस एक्सपैंड कर लिया मल्टीपल लाइन्स, फार्मा में भी और चीज़ों में। तो हमने बिज़नेस एक्सपैंड कर लिया। तो अब तो you're running multiple businesses and I think you are funding a lot of startups as well. अब एंजल इन्वेस्टर भी है तो, एंड आप एक टर्म यूज करते हैं होलिस्टिक फॉर योर बिजनेस एज वेल। तो ये तो होलिस्टिक का मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि हम होलिस्टिक हेल्थ की तो बात करते हैं, पर एक एंटरप्राइज को होलिस्टिक वे में कैसे रन करना चाहिए? तो होलिस्टिक, जो मैंने अभी रिसेंटली अपना वीडियो चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैंने उसका नाम लिखा है होलिस्टिक सक्सेस नेविगेटर। तो होलिस्टिक इज़ ओवरऑल। तो बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट, उसमें मैंने क्या टॉपिक रखा है कि आई हेल्प न्यू स्टार्टअप्स और जो बिजनेस स्केल अप करना चाहते हैं टू scale up their business via wisdom of spirituality and my experiences of entrepreneurship. तो entrepreneurship में ना, it is not only about making money, because lot of parameters, like आपने holistic health बोला तो लोगों को लगता है हेल्थ के सिर्फ पैरामीटर यही है कि फिजिकल हेल्थ, फिजिक, ये वो। तो होलिस्टिक हेल्थ में भी सब कुछ आता है, लाइक फाइनेंशियल हेल्थ इज ऑल द पार्ट ऑफ इट, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इट इज़ ऑल टुगेदर। वैसे होलिस्टिक इज टोटल ओवरऑल, बिकॉज if you are good, let's say with money, but you are not healthy in terms of physical health आपकी, or your relationships are screwed, or maybe you are not happy, so what is the fun of being an entrepreneur and being happy? So that is not success. The success has, lot of people think that material definition की पैसा कितने अकाउंट में, कितनी टर्नओवर की है, that is the criteria. Holistic is all you have to take care of others. आप लाइफ जी भी रहे हो नहीं जी रहे हो। आप भी फार्मास्यूटिकल्स में हैं, मैं भी हूँ, तो और मन कर रहा है कि इस इंडस्ट्री की बात की जाए। इंडिया एक ग्लोबल मैप पे जैसे है और आ रहा है। नाउ पीपल आर लुकिंग एट इंडिया इन टर्म्स ऑफ कोविड। जब आया, कोविड के बाद से आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों मेरे साथ? देखो, पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बताता हूँ। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव क्या लगा ना, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में घुस गए। इसको लगता है यार ये इंडस्ट्री तो रिसेशन प्रूफ है, हर एक जगह चलती है, इसमें बहुत पैसा बनता है। तो देयर पीपल जिसको क्वालिटी माइंडसेट नहीं भी था, उसने फैक्ट्री डाल दी, या फिर उसने कुछ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आ गया एंड उसको नहीं पता था इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। जैसे एक टाइम आया था कि प्रॉपर्टी डीलर्स, हाँ, जैसे इंश्योरेंस वाला का आया, प्रॉपर्टी डीलर का काम आया, स्टॉक मार्केट का आया, वैसे ही फार्मा का लोग लगता है सारे बंदा फार्मा में है। तो बट तो मशरूम भी होगी। तो अभी धीरे धीरे करके करेक्शन, ऑटो करेक्शन हो रहा है। तो वो 2-3 साल में चीज़ें करेक्शन पे जाएगी। तो ये नेगेटिव हुआ कि कोविड के बाद लोगों को लगा इस इंडस्ट्री में ऐसा है, क्योंकि लेट्स आप खाली बैठे हो घर पे, आपको लगेगा यार इसकी फैक्ट्री तो चल रही है, इसके पास तो लाइसेंस भी है, यार दवाई का काम शुरू कर लेते हैं। जिसके पास पैसा था ना, उसके हिसाब से, जितना पैसा था उसके हिसाब से उसने अपना फार्मा का कुछ शुरू कर लिया। तो बहुत सारे प्लेयर आ गए। तो आज बहुत टफ कंपटीशन है। बट आई थिंक जैसे सरकार ने रेगुलेशंस पे इतना स्ट्रिक्टनेस कर लिया है, तो ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये नेगेटिव था जो लॉन्ग टर्म में सरकार ने रेगुलेशन लेके आया, पॉजिटिव है। दूसरा जो पॉजिटिव आया वो इंडियन सिनेरियो के लिए बहुत पॉजिटिव आया, बिकॉज जब ग्लोबली वैक्सीनेशन की शॉर्टेज थी, वैक्सीन की शॉर्टेज थी, तो इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जो लोगों को समझ में आया कि इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास कि हम ग्लोब को सप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ एवरी 5th मेडिसिन इन द वर्ल्ड इज़ मेड इन इंडिया, देखा जाए, और वैक्सीन की 60% सप्लाईज आर मेड इन इंडिया। सो अब लोगों को उसकी पावर पता लग गई है। तो देयर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, हु वांट टू इन्वेस्ट इन R&D। तो
तो अब इंडिया विल बिकम अ बिग एक्सपोर्ट हाउस। तो अब फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने वाला है, एंड इंडिया की रेपुटेशन विद द क्वालिटी इम्प्रूव्स विल गो मे बी 5 लेवल अप। तो वी वुड बी द टॉप नेशंस जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन सप्लाई करेंगे। तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज वी शो दैट वी आर कैपेबल। बिकॉज हमारा प्राइस भी कॉम्पिटिटिव होता है, हम क्वालिटी भी दे सकते हैं, और हम जल्दी भी सप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक वी वुड बी ग्रोइंग एज इंडस्ट्री। दैट्स राइट कि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इंडिया का, अगर इफ यू टॉक अबाउट के फ्यूचर में देयर वाज अ बुक, डॉक्टर जोसेफ चलिल मेरे शो में भी थे, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने बात की थी कि वन नेशन वन हेल्थ केयर का अगर सिस्टम आए तो थिंग्स कैन इम्प्रूव मैनी फोल्ड्स। तो जैसे यूनिफाइड पॉलिसीज भी हर जगह पे आ रही है, जीएसटी आने के बाद भी यूनिफाइड हो गया, यू कैन सेट अप अ प्लांट एनीवेयर, मैन्युफैक्चरिंग में भी। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस इंडस्ट्री में, और किस माइंडसेट के साथ और किन लोगों को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? ओके, फार्मास्यूटिकल में लाइक हमें एक डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस, बिलीव मी। काफ़ी लोग इंडिया से, जो बाहर से लोग होते हैं, इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए। तो मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गया, लाइक अभी बिकॉज स्पिरिचुअल टूरिज्म शुरू हो गया है, मेडिकल टूरिज्म शुरू हो गया है। तो वी कैन हैव लॉट ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बिकॉज इंडिया की बहुत पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से इंडिया के लिए भी और बाहर के लिए भी हमें हेल्थ केयर पे बहुत फोकस करना चाहिए, हाइजीन पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो हाइजीन रिलेटेड चीज़ें, हाइजीन इज अनदर थिंग, यस। तो सो मेनी फैक्टर्स। बल्कि रादर देन फोकस ओनली ऑन फार्मा, उसे जो एंसिलरी यूनिट में ग्रोथ आएगी, क्योंकि अभी उसका ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना बेस चाहिए होता है, फाउंडेशन चाहिए होती है। तो अगर वो बेस उसके सराउंडिंग एरियाज में जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ है। तो अब थिंग्स आर इवॉल्विंग, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडिया को बहुत सारा। तो दैट्स वेरी ट्रू हाँ, के तो बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज वेरी कंसंट्रेटेड, बिकॉज क्योंकि उस फैक्ट्रीज में मेडिसिन तो बन जाएगी, बट देन वी हैव टू अप स्केल R&D। R&D इज वेरी वीक इन इंडिया। बस ये क्या रीज़न है कि R&D, हम यहाँ पे ज़्यादातर जेनेरिक्स ही बेचते हैं। R&D होती है बट वो ज़्यादातर न्यूट्रास्यूटिकल या उसमें कुछ होती है आयुर्वेदा में। फार्मा में ओरिजिनल पेटेंट्स बहुत कम मुझे ऐसे महसूस होता है, प्रोसेस पेटेंट ज़रूर रहते हैं बट वो बहुत कम रहते हैं। ये क्या वजह है कि ये क्या हमारे प्राइसेस कम होते हैं मेडिसिन की, इस वजह से दो तीन मार्जिन? वजह तो आप, एक तो वजह यही है कि प्राइसिंग है। आप R&D का बजट किस में अपलोड करोगे? अगर प्राइसिंग आप मार्केट सपोर्ट नहीं करेगी, आपने एक R&D वाला प्रोडक्ट निकाला और उसके बाद अगर पेटेंट नहीं हुआ, तो उसका जेनरिक वर्जन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो उठा के लॉन्च कर देती हैं, और इंडिया में वो लिटिगेशन चले जाता है। तो लोग कहते हैं यार हम इतनी R&D करके खर्चा क्यों करें। सेकेंड, मतलब कि नॉट ब्लेमिंग एनी गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ने R&D पे नहीं सपोर्ट किया, कोई बेनिफिट्स नहीं है, तो बंदा कहता है मैं क्यों करूँ R&D में। तो एंड R&D की कॉस्ट बहुत हाई है, एंड जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, मे बी 5-10 ईयर्स। तो लोगों में इतना विजन नहीं होता कुछ लोगों में। तो दैट इज़, बट थिंग आर चेंजिंग नाउ। तो लोग कर रहे हैं, बट अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए और कुछ जहाँ पे R&D को कोई इम्पिटस मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, आई थिंक R&D भी शुरू हो जाएगा। बट R&D चाहिए इंडिया में। तो इसमें आपको क्या फ्यूचर लग रहा है और किस तरह के प्लेयर्स ही कर पाएंगे? नॉर्मली देखा जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स या लाइक इवन आप भी एक इस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर हैं तो माना जाएगा कि आप कर सकते हैं, बट एनीबडी हु इज एट अ स्मॉलर लेवल और मिड लेवल, वो कैसे R&D पे? देखो हम भी मिड लेवल पे ही है, हमारे लिए भी R&D का एक बजट, लिमिटेड बजट ही होगा। बिकॉज अल्टीमेटली ऑल्दो वी आर एक्सपोर्टिंग आवर ब्रांड्स ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, बट वी आर मेजरली स्टिल अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमारा R&D का लिमिटेड बजट होगा। तो बड़ी कंपनीज कर सकती है R&D में। इनफैक्ट आई थिंक, कितने ब्रांड्स हैं? हाँ, और आजकल R&D सेंटर्स भी है, लाइक जैसे इंडिया में मोहाली में नाइपर है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके बहुत कैपेबिलिटी है, बट उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ऐसे R&D सेंटर्स जगह जगह मिले, जहाँ पे R&D स्पेसिफिकली R&D के लिए रखे। जैसे सन फार्मा का R&D सेंटर है पूरा गुड़गांव में, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं। तो आई थिंक R&D कैन बी अ डेडिकेटेड प्रॉफिट सेंटर ऑल्सो when people are ready to pay for it. You're a startup mentor as well. Startup is a buzzword. Everyone, I've talked about this many times. और मैं हमेशा बात करता हूँ कि स्टार्टअप और स्टार्टअप का मतलब फंडिंग हो गया है एक तरह से। कोई भी जब स्टार्टअप लगाता है तो उसका पहला टास्क होता है कि फंडिंग मिल जाए, फिर उससे हम बिल्डअप करें। तो आपका एक पर्सपेक्टिव चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप
जैसे पर्सनली जो है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आजकल बात करते हैं उसी के लिए, एंड स्टार्टअप क्या बन चुका है इस समय, क्या सिनेरियो बन चुका है? तो मैंने एक सेशन में मॉडरेट किया था जहाँ पे स्टार्टअप से बहुत बात हुई थी और मेरे को भी बड़ा पर्सपेक्टिव मिला। तो स्टार्टअप्स बेसिकली स्टार्टअप कुछ नहीं है, पुरानी लैंग्वेज में बोलते हैं धंधा। तो अब स्टार्टअप थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया, इट इज़ अ फैशनेबल वर्ड यूज बाय पीपल। तो काफ़ी लोग कहते हैं ना स्टार्टअप करो, कोई आइडिया नहीं, बिकॉज इंडिया में आइडियाज़ की कमी नहीं है। अगर हम 140 करोड़ पॉपुलेशन है तो हमारे 280 करोड़ आइडियाज़ एवरी डे है। तो आप उसको उसको स्टार्टअप नहीं कहते कि आपका आइडिया है, उसको आप एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट पे तो लेके आओ, MVP बोलते हैं इसको, और उसके बाद कमर्शलाइज तो करो कि उसको एक रेवेन्यू तो निकालो। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो जिनका आइडिएशन भी आइडिएशन पे होते हैं, वो स्टार्टअप नहीं बोलते। मतलब कि 1% आइडिएशन वाले स्टार्टअप विल गो इनटू अ प्रोटोटाइप। हाँ प्रोटोटाइप, उसके उसके भी 1% शायद मे बी गो टू कमर्शियल एंड रेवेन्यू स्टेज पे, उसके उसमें से प्रॉफिट निकालना है। धंधा मतलब क्या होता है? बिजनेस इज एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर मनी एंड और फॉर प्रॉफिट। मतलब अगर कई कई स्टार्टअप देखते हैं जो पब्लिक लिमिटेड भी है, फिर जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो होता है वो लॉसेस में दिखती हैं, नंबर्स बहुत बड़े होते हैं पर वो रेवेन्यू नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, तो उनको हम सही स्टार्टअप मानेंगे मतलब? देखो मतलब कि डिपेंड करता है इंडस्ट्री क्या है। कुछ ऐसे टेक इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जेशन पीरियड बहुत लंबा हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है। बट कई जगह ना बस ऐसी चली जा रही है बिकॉज भीड़ चाल है। तो लोगों ने बोला कि यार किसी इन्वेस्टर ने फंडिंग दे दी, एक पॉजिटिव स्टोरी बिल्ड अराउंड कर दी, तो अल्टीमेटली उसका लॉन्ग टर्म गोल तो पैसा बनाना होना चाहिए। तो अगर नहीं है वो लॉन्ग टर्म गोल से वैल्यूएशन करके एग्जिट मारना है, आई डोंट थिंक सो कि यू आर डूइंग जस्टिस टू एनीबडी। वो अल्टीमेटली किसी का तो नुकसान होगा। लाइक किसी ने इन्वेस्टर डाला, जैसे जो एंड में सबसे एंड में जाएगा। तो कई बार मजाक में किसी ने बोला कि जोक चलता है कि स्टार्टअप इज लाइक अ पंजाई, कि एक का 20 करना है, 20 में से डालोगे तो एक चल जाएगा, तो समथिंग लाइक दैट। तो बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अ, किसी स्टार्टअप ने किया, उसका फाउंडर का विजन, उसकी टीम क्या है, उसका लॉन्ग टर्म क्या विजन है, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी इंटेंशन सही होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। उस दिन बात चल रही थी कि बायजूस, वो बंदा ठीक था, सब कुछ सही था, बट बीच में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब सबको लगता है कि मेरे पास पैसा आ गया तो मुझे एक फरारी निकाल लेनी चाहिए, गाड़ी निकाल लेनी चाहिए। भाई इट इज़ अ पब्लिक मनी। जैसे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला IPO में जाओ, मैंने कहा भाई इट इज़ पब्लिक मनी, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन इफ वी टेक अ लोन ऑल्सो। जब भी हमने लोन लिया है, जितना टाइम है उससे पहले पे ऑफ कर दिया, बिकॉज इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक। आपकी एक वीडियो देखी थी डेट के ऊपर, हाँ आपने उसको पॉजिटिवली भी बताया था कि हाँ डेट अगर सही जगह यूज़ किया जाए, बिजनेस की ग्रोथ हो रही हो फिर सही है, पर वो अगर उस डेट को लेके हम पर्सनल चीज़ें, पर्सनल एसेट्स बनाने लगे फिर गलत है। हाँ एंड वही एक ट्रैप होता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। हाँ। एंड एक और था उसमें कि पहले बिजनेस में लगाओ, घर गुर में पहले मत करो। ये पर्सनली मैं भी यही फील करता हूँ कि मेरे फादर बोलते थे पहले दुकान फिर मकान, कि पहले एक धंधा चला लो, उस धंधे से जितने मर्जी घर खड़े कर लेना। बट एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, अपना घर अपनी गाड़ी, कहते हैं यार बाद में आ जाएगा सब कुछ, पहले धंधा। तो वो फोकस है। जो स्टार्टअप होता है ना, उसको फ्रूगल होना चाहिए, उसमें अपने पे खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी पे खर्चा करो, टीम पे खर्चा करो, कल्चर पे फोकस करो, प्रोडक्ट पे फोकस करो, और अपने पे फोकस मत करो। दैट स्टार्टअप पर्सन हैज टू बी लिटिल फ्रूगल। वो होता है ना कंजूस, जैसे हमारे बने बोलते थे, वैसा होना चाहिए स्टार्टअप वाले को कि कहाँ पैसा बचाऊँ। तो लेकिन आजकल स्टार्टअप में ठीक है, वो मार्केटिंग में करो, PR पे खर्चो। बर्न बहुत ज़्यादा होता है कैश। हाँ तो दैट इज़, तो मुझे समझ नहीं आता। तो तभी मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स इवैल्यूएट करके मुझे समझ नहीं आते, 20 में से 1 या 2 ही समझ में आते हैं, और वो भी एक स्टेज पे स्क्रीनिंग हो चुकी होती है उनकी। जैसे प्री रेवेन्यू पे भी कहीं कहीं लोगों की इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस होती हैं, तो उस पे क्या आपका? मेरे को कभी समझ नहीं आया प्री रेवेन्यू पे, मुझे पास आए आइडियाज़, अच्छा चल भी गए होंगे, बट वहाँ पे ना जो फाउंडिंग टीम होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, और उसने कहीं ना कहीं स्टार्टअप बहुत अच्छा ग्रो किया होता है। तो उनके पास कोई स्टोरी होती है बताने के लिए। अब इफ़ यू बाय दैट स्टोरी तो ठीक है, तो somebody will buy that story and sometime it also works out। अगर फाउंडर का विजन है, इंटेंट है, और वो एग्जीक्यूट कर पाया, इट इज़ ऑल अबाउट आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हो। तो अगर चल जाए तो ठीक है, बट इट इज़, मुझे लगता है कि मैं प्री रेवेन्यू पे मुझे कभी कंफर्टेबल नहीं हुआ इन्वेस्ट करने में। एक पॉइंट है, ये आई थिंक बहुत लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि ऐसे सवाल कभी पूछें, फिर नॉर्मल लाइफ में रह गया। मैं पर्सनली
बहुत इंट्रीग होता हूँ और मुझे बहुत सालों से ये हमेशा क्वेश्चन था और मैंने इस क्वेश्चन के आंसर जाने, बट मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ, व्हाई इज बनिया कम्युनिटी सो सक्सेसफुल इन बिजनेसेस, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड? ये क्या रीज़न है कि हर जगह हम देखते हैं कि जैसे अग्रवाल, मित्तल, बांसल, बड़े बिजनेसेस उन्हीं के होते हैं, ये क्या रीज़न? देखो कुछ कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जैसे जैसे मेरे गुज्जू दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। पारसी कम्युनिटी थी और ऐसे बहुत सारे, ऐसे मारवाड़ी कम्युनिटी थी, बनिया कम्युनिटी थी। एक कम्युनिटी में स्टार्टिंग में वैल्यू बताई गई बिजनेस की। अब क्या है, थोड़ा सा हम, काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं डोंट टेक रिस्क। तो पहला चीज़ सीखी गई कि यू नॉट टेकिंग अ रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क। तो वी हैव बीन टोल्ड दैट यू हैव टू टेक रिस्क, लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। तो कैलकुलेट रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई बनिया कम्युनिटी करता है, बट जिसने स्टेप ही नहीं लिया, लेट्स से आपने जर्नी में स्टार्ट ही नहीं किया, तो नॉट डूइंग एनीथिंग इज फेलिंग डे वन। तो आपने स्टार्ट ही नहीं की ये कभी। भी रीज़न रहता है कि थोड़ा घर पे माहौल बिजनेस का रहता है। वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप माइंड सेट है कि आज चीज़ें बदल रही हैं। बिलीव मी, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट द बज़वर्ड। आज से कुछ साल पहले ना, अगर नौकरी है ना तो बड़ी अच्छी है। तो स्टेबल माना जाता वो था। तो नौकरी सेफ, मतलब कि पहले बोलते थे बिजनेस कभी भी, बंदा आज बिजनेसमैन है कल जीरो हो जाएगा, तो भाई नौकरी वाले की शादी कर लो। पहले इतना डिमांड होती थी गवर्नमेंट सर्विस वाले की, इसकी गवर्नमेंट सर्विस है, इसकी यहाँ पे हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे। तो बट चीज़ें बदल रही हैं, अब लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की वैल्यू पता है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आई ऑलवेज से, अगर आप लेट्स से आपकी कम्युनिटी में नहीं है, आप किसी तरह पार्टनरशिप करो, आप मेंटरिंग ले लो, पीपल आर अवेलेबल, they are ready to guide you. I know a lot of people who have become successful and they are still humble and they are ready to teach you. There are a lot of communities. तो आप हेल्प सीख करोगे तो मिल जाएगा। तो ये बहाना है कि मेरी फैमिली के कारण नहीं हुआ। आज तो सब कुछ अवेलेबल है। आजकल कैपिटल का इशू था, वो भी अवेलेबल है। आइडियाज़ की कमी है नहीं, टेक्नोलॉजी है, पीपल है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो इफ़ यू डिसाइड, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आप सक्सेसफुल बन जाओगे, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई। तो there are a lot of opportunities available. That is the reason I truly believe in entrepreneurship. अब इंडिया एज अ इकोनॉमी इतना ग्रो क्यों नहीं हुआ? लेकिन आज बात करो, यूएस की बात करते हो, उसकी जीडीपी इतनी अच्छी है, चाइना की इसकी बात करते हैं, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है। इंडियंस वहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं सीईओ पोजीशंस पे। मतलब कि आप टॉप 10 कंपनीज उठा लो या फिर टॉप 100 कंपनी उठा लो, 30 कंपनीज को रन कर रहे हैं इंडियंस ग्लोबली। गूगल से लेकर कुछ भी उठा लो आप। तो टैलेंट की कमी नहीं है, वो भी तो ओनरशिप का रोल ही ले रहे हैं। वो है सीईओ पोजीशन पे, वो कम नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं जो एंटरप्रेन्योर आप और मैं कर रहे होंगे। बट वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट किसी ने नहीं लिया, सिखाया नहीं। सो वी आर मेंटली कंडीशनड कि वी आर ट्रेन्ड दैट डू जॉब एंड इट इज सेफ। इट इज जॉब्स आर अनसेफ टुडे, बिलीव मी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार ही चल गया, एक बार इनिशियली ईयर्स है। अगर डर लगता है तो साइड हसल बिल्ड कर लो, कुछ भी है ऑप्शंस। अपने पैशन में बिल्ड कर लो, म्यूजिक में कर लो, किसी भी चीज़ में। तो देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टुडे। तो आज ये एक्सक्यूज़ है कि हम इस कम्युनिटी में नहीं है, मेरे फादर बिजनेस फैमिली से नहीं है, हमें किसी ने सिखाया नहीं। भाई यू कैन टुडे चेंज द कम्युनिटी, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, जैसे चंडीगढ़ में टाई है, बहुत सारे इवेंट्स है, हर जो नेटवर्किंग कम्युनिटीज़ है, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे जाके आपको एक्सपोजर मिलता है। लोग एमबीए करते हैं कि दूसरी, एमबीए में क्या होता है कि आप, ज़्यादातर लोग एमबीए करने के बाद भी जॉब करते हैं। भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहे हो, भाई किसका बिजनेस, किसी और का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट करोगे, अपना बिजनेस कर लो ना। सो आई थिंक अगर इंडिया हैज़ टू ग्रो, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द ओनली वे। एंड अगर तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे, चाहे आज हमारे, मतलब कि not in favor of any party, but our prime minister is also promoting startups and entrepreneurship, which is a good thing. So I think अगर किसी ने इसको ढंग से कर लिया, because why we should be a job seeker, why can't we be a job creator? भी उसमें बस एक ही होता है कि आपकी जो खुद की सैलरी वो आप एंड में लेते हो। ये हाँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जैसे बात करें, एक तो उससे पहले मैं वो पॉइंट आपसे तो जीआरपी, आपके जीपीआर, हाँ। तो ये आप टच नहीं करते कभी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जीपीआर क्या है फुल फॉर्म में, मैंने इसका वीडियो भी बनाया कि मुझे 3 चीज़ें समझ नहीं आती। इट इज़ वेरी अनप्रोडक्टिव फॉर मी, इट इज़ गॉसिप, इट ड्रेन्स योर एनर्जी। तो मैं कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे गॉसिपिंग है,
फॉर एनी टॉपिक अगर कोई गॉसिप कर रहा है मैं उठ के चले जाऊँगा, ये मैंने डिसाइड किया है। एंड इससे मेरी एनर्जी प्रोटेक्ट रहती है एंड ये स्पिरिचुअलिटी भी सीखते हैं। सेकंड इज पॉलिटिक्स। बस पॉलिटिक्स में लेट्स से आप एक पार्टी को बिलीव करते हैं, मैं दूसरी पार्टी को बिलीव करते हैं, हम अननेसेसरी फाइट करते रहे, हम अच्छे दोस्त हैं, छोड़ो ना। You can have your own opinion, you can support somebody, doesn't matter what publicly अनाउंस करना। अब कुछ हर एक पार्टी में कुछ झूल करती है तो लोग कहते हैं यार ये तो ये बंदा ही ऐसा होगा। तो मैं किसी पॉलिटिकली पार्टी से अपना कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, कोई फ्रेंड है, कोई लड़ रहा है, किसी को सपोर्ट करना है, बात अलग। एंड रिलीजन, आजकल रिलीजन पे इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई है, तो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ हिंदुज़म, सनातन धर्म, बट कहीं ना कहीं वो एक ही बड़ी ब्रांच के पार्ट बन चुके हैं। तो सब कुछ सेम चीज़ें सिखाते हैं, बट उसको इंटरप्रेट किया गया, उसके अगेंस्ट लड़ाई कराई गई, मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे लगता है यार इन टॉपिक्स को ना बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, तो मैं इस टॉपिक पर डिबेट नहीं करता। आपका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। तो आई डोंट गो इनटू ऑल दिस डिटेल डिस्कशन ऑन दिस। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि सही गलत नहीं होता कई बारी, एंड कई बारी हर एक बंदे का बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, तो आई डोंट वांट टू काउंटर क्वेश्चन इट, एंड समटाइम्स इट लीड टू dirty discussions and unnecessary waste of energy. बहुत अच्छी चीज़ है ये। आई एम लर्निंग समथिंग राइट नाउ, तो ये कहीं ना कहीं मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इस चीज़ को अच्छी तरह से। द थीम ऑफ अ पॉडकास्ट इज इंस्पायर मी। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है, टेक्निकली पहले इसको बोल रहे कि आप दुकान खोल रहे हो या बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो वो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बन गया। एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है, इसका मतलब टेक्निकली अगर थोड़ा सा आप समझा सकें, एक तो वो, सेकंड इज जो भी एंटरप्रेन्योर अभी हैं, चाहे किसी भी स्टेज पे हो, चाहे अभी स्ट्रगल चल रही हो, या फिर एक ठीक ठाक लेवल पे हो, या फिर इस्टेब्लिश भी हो चुके हो और आगे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, तो एक उनको एक रियलिस्टिकली एंटरप्रेन्योरशिप का एक तो आप मतलब बताएं, साथ में ये भी बताएं कि जितना ये ग्लैमरस है उतना असलियत में नहीं होता, बट एट द एंड ऑफ द डे एक मोटिवेशनल चीज़ भी उनके लिए। मैंने मतलब 3-4 चीज़ें घुमा दी, इकट्ठे बता दी, बट आप मैथमेटिशियन हैं तो आप हिसाब तो पूरा रख लेते हो। चलो मैं ना, मुझे टेक्निकल डेफिनेशन नहीं पता, बट एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड कहाँ से आया है? इट इज़ फ्रॉम एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड सिंगल पर्सन। तो बिजनेस ओनर्स भी कोई बात नहीं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इज मे बी 5x लेवल देन नॉर्मल बिजनेस ओनर। जो दुकान चलाता है वो बिजनेस ओनर है, बट वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहूँगा मैं से। एंटरप्रेन्योर इज व्हेन यू आर मेकिंग अ डिफरेंस टू लॉट ऑफ पीपल, एंड इट इज अ एंटरप्राइज। देयर आर लॉट ऑफ पीपल रनिंग द शो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोफेशनल टीम जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। और स्टार्टअप इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप। उसको स्केल अप, जब आप एक अच्छे लेवल पे स्केल अप कर देते हो, उस मेरे लिए वो एंटरप्रेन्योरशिप है। हाँ, एवरी बिजनेस हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। अगर स्टार्ट तो एक इट्स लाइक बिजनेस इज, आई वुड से, इज लाइक अ सीड, एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक अ बिग ट्री फॉर मी। सो तो उस ट्री को बताने के लिए काफ़ी लोग, जब आप एक सीड से ट्री की तरफ जाते हो तो बीच में बहुत सारे आपको नर्चर भी करना है, ऐसे बोलता है, सीड को पानी देना है, लोग प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। ज़्यादा भी पानी नहीं दे सकते, हाँ। कम भी नहीं दे सकते, अप्रोप्रिएट। हाँ, तो एंड यू हैव टू बी हैंड्स ऑन। तो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड फ्रॉम बिजनेस ओनर टू एंटरप्रेन्योरशिप। कईयों को विजन ही नहीं होता। जैसे काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं यार ये तो लाला जी की तरह है। अब किसी लाला जी ने पहले किराने की दुकान चलाई थी, अब किसी ने उसको एंटरप्रेन्योरशिप करके डी मार्ट या रिलायंस रिटेल बना दिया, तो काम तो वही था। किसी ने नाइक की दुकान चलाई, मैं बोलता हूँ, किसी ने उसको हबीब्स या फिर बहुत बड़े सैलून स्टोर्स बना दिए, तो काम तो वही था। किसी ने चाय की दुकान चलाई, अब वो बिजनेस था, बट किसी ने उसको ब्रांड बना के थर्ड वेव कॉफ़ी, स्टारबक्स, पता नहीं MBA चाय वाला, कितने ब्रांड बना दिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो उसको आप एक लेवल पे स्केल अप कर दोगे, वो बिजनेस विल बिकम एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्राइज बन जाए। एंटरप्राइज बन जाता है बेसिकली। तो फॉर मी दैट इज अ डेफिनेशन व्हेन दैट बिजनेस, तो यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विद, अगर आपका बिजनेस का विजन है उसको एंटरप्राइज बनाने का, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। तो दैट इज व्हाट इट इज नॉट जस्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। बहुत लोग इकट्ठे सबकी हो जाती है। ये ना, ये सबसे बड़ा इशू आता है एक एंटरप्रेन्योर का, क्या मेरी कंपनी है भाई। जिस दिन आपके एम्प्लॉयज़ को या फिर हर एक स्टेक होल्डर को लगे ये उसकी कंपनी ना, तब एंटरप्रेन्योरशिप बनती है, तब एंटरप्राइज बनती है। तो ये ओनर इज ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। जैसे अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, इट इज़ नॉट माई कंपनी, आई हैव अ गिवन अ रोल इन द कंपनी। यस, दैट्स अ रिस्पांसिबिलिटी यू हैव टू। हाँ, तो मेरी कंपनी है, मैं ओनर हूँ भाई। यू
आप इक्विटी होल्डर हो, दैट डजंट मैटर दैट यूर ओनर, सीईओ भी कई बार रन कर सकता है, तो आपको एक रोल दिया है, आपको ये चीज़ें देखनी है, तो यू हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। सो वो सोच बदलनी पड़ेगी कि यार यू हैव टू मेक अ एंटरप्राइज। तो दैट्स व्हाई आई से कि एक लेवल के बाद बंदा ग्रो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो कॉम्प्लिसेंट हो जाता है, कहता है यार ये तो मेरा धंधा है, मेरी कंपनी है, मैं जिस हिसाब से चलाऊँ। They stop thinking about their employees or maybe other people around and they become comfortable. तो एंटरप्राइज बनाते हो तो आपको लगता है कि मुझे लास्ट बंदा है उसको भी ग्रोथ देनी है। Yes. So that is the good. So lot of people they get confused. Here entrepreneurship, business with a vision is called entrepreneur, and then you make an enterprise is actually the business. The real वो उसको बोलते हैं। तो वो बनाने में टाइम लगता है, बहुत पेशेंस लगता है, 15-20 साल लगते हैं कम से कम, मतलब कि कई लोग कहते हैं 5 साल में बन गया, हो सकता है, बट उसको स्टेबलाइज करके उसके प्रोसेसेस बनाने में इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। उसको फिर वो कॉन्टिन्यूटी में कंट्रोल करके हाँ, to treat- एंड वन फाइन डे यू शुड बी इन सच अ पोजीशन दैट यू बिकम रिडंडेंट, कि यार आप निकल भी जाओ, बिजनेस चलना चाहिए बॉस। जैसे बोलते हैं ना, लिमिटेड कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, आप रहो या ना रहो, द शो मस्ट गो ऑन। यस एग्जैक्टली। एंड क्या है कि वो ग्रो भी होना चाहिए, साथ साथ चलना भी चाहिए, ग्रो भी होना चाहिए। दैट्स वेरी वेल सेड। मज़ा आया। ये तो मुझे भी एक पॉडकास्ट के जरिए मुझे भी मेंटोरशिप मिल गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बट थैंक यू सो मच। दिस वेट वाज वर्थ वाइल। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपसे कैंडिडली कई बार बात की है, पर जो आज बात हुई है मुझे मज़ा आ गया, मतलब पर्सनली। Same here, the pleasure is all mine. And And I'm sure that everybody is going to love it, not only in the pharmaceutical fraternity but everywhere around. And मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि ट्राई सिटी में आप जैसी इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं जो बहुत है, जो सारी दुनिया तक जानी और बहुत। वो बड़ी हिडन है, आपको निकालनी पड़ेगी। देयर पीपल, एंटरप्रेन्योर का ये नहीं है जैसे आपने एक लाइन बोली कि ग्लैमर फेम नहीं है, दे आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर विद लॉट ऑफ मनी, बट दे आर नॉट देयर एनीवेयर बिकॉज दे डोंट वांट टू कम इनटू लाइमलाइट आल्सो। सो ग्लैमरस जर्नी नहीं है, घुटने बोलते हैं ना, घुटने रगड़ने पड़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है, आपको यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, यू हैव टू बी देयर। सो इट्स नॉट अ इजी जर्नी, इट इज़ वर्थ इट। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, मैं उसको हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री। सो आई से इधर 5 years बैक, ताकि आज फ्रूट्स आने शुरू हो जाए। द सेकंड बेस्ट इज टुडे, द सेम इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस वाज 5 years बैक, द सेकंड बेस्ट इज टुडे, सो स्टार्ट टुडे। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच, एंड विल टेक योर लीव। एंड आपने पूरा वो पीक पे शो को हमारा एंड किया है, एंड आई एम गोइंग टू री वॉच इट, एंड आई विल बी नाउ ईगर कि किस दिन मेरी टीम ये शो रिलीज करेगी। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।